साथियों 20 सवाल होंगे हिंदी के, जैसे आपके एग्जाम में आएंगे, जीके के प्लस करंट अफेयर के। उसके बाद साथियों रीजनिंग और मैथ्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर देखेंगे, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको एक टारगेट देता हूं, उस टारगेट को आप करके दिखाइएगा कि 20 सवाल हिंदी के होंगे, इसमें से साथियों कुछ नहीं 13 से 14 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो यह माना जाएगा एग्जाम में 20 में से 20 सही सवाल आप करके आओगे। तो इन 20 सवालों को साथियों सबसे पहले आप सही करने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, योग शब्द का विलोम क्या होगा मुझे बताइए। देखिए अगर हम यहां पर बात करते हैं सुयोग्य लिखा हो, अगर आपसे यह भी हो सकता है कि सुयोग्य का विलोम आपसे पूछ लिया जाए तो आपको अयोग्य बता देना है, और सौभाग्य का विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो साथियों आपको दुर्भाग्य बता देना है, और मूर्ख का विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको साथियों बुद्धिमान बता देना है। क्या बुद्धिमान बता देना है, लेकिन योग्य का विलोम अगर आपसे पूछे तो अयोग्य आपको बताना है। अगला सवाल खाली जगह का, एसएससी जीडी में खाली जगह से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इन सवालों पर भी आपकी अच्छी पकड़ होना चाहिए। बूढ़ा आदमी अपने प्रशंसा से दुखी है, भाई प्रशंसा से क्यों दुखी होगा, बचपन से दुखी है या बुढ़ापे से दुखी है, जवानी से दुखी है। मैं कहूंगा बूढ़ा आदमी तो अपने बुढ़ापे से दुखी होगा, आंसर आपका सी होगा। सही वर्तनी बताइए, मौखिक से कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ नहीं, जैसे बी में लिखा हुआ है साथियों ऐसे लिखा जाता है मौखिक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है बताइए। दुखी होना, निराश होना, अत्यधिक थक जाना। बिल्कुल अत्यधिक थक जाने को कहा जाता है साथियों अंग अंग ढीला होना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहां से जा रहा है, जो जन्म से अंधा हो साथियों उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो उसको तो जन्मांध कहा जाएगा, जो जन्म से अंधा होता है। सही वर्तनी, फिर से सही वर्तनी वाला आपसे पूछा जा रहा है। देखिए चुनिंदा टॉपिक हैं, एसएससी जीडी में अदर एग्जाम्स की तरह हिंदी के सारे टॉपिक्स नहीं पूछे जाते, कुछ टॉपिक हैं उनसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और उन सारे टॉपिक्स पर मैं आपकी पकड़ बनवा दूंगा, धीरे धीरे बनवा भी रहा हूं। जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं साथियों उनकी हिंदी इतनी अच्छी हो गई होगी कि एग्जाम में अगर आज उनका एग्जाम हो जाए तो 20 में से 20 वो बहुत आराम से सवाल करने, है ना। चलिए तो अब देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि शोकाकुल कैसे लिखा जाता है। ये शोकाकुल लिखा हुआ गलत है, शोकाकुल जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा जाता है वो से लिखा हुआ है साथियों बी में। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। भाई साहब खेल रहा है ये नहीं होना चाहिए, खेल रही है ये होना चाहिए। तो बच्चों के साथ खेल रहे हैं ये भी नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ खेल रही, बिल्कुल शीला मेरी बहन है वह बच्चों के साथ खेल रही है, ये होगा पूरा वाक्य, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, तो तेजी से परिवर्तन हो रही है नहीं होना चाहिए, तेजी से परिवर्तन हो रहा है होना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर, दिक्कत यहां पर है, इसलिए यही आपका जवाब होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कुबेर का सातु क्या हो सकता है, पर्यायवाची। तो कुबेर का पर्यायवाची मुझे आप लोग बता दीजिए। कुबेर की अगर बात करते यक्षराज को कहा जाता है सातु कुबेर, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए वसंत पंचमी के दिन देवी से पूजा की जाती है, देवी का आवाहन किया जाता है, या देवी की प्रार्थना की जाती है, या देवी से प्रार्थना की जाती है, देवी से प्रसन्नता की जाती है। तो आपको यह ध्यान रखना है खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा। वसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है, यह होता है आंसर आपका सी है। उसके बाद देखिए मेरी बस गई, क्या मेरी बस छूट गई, मेरी बस सो गई, मेरी बस मर गई या उड़ गई। मैं कहूंगा मेरी बस छूट गई, यह होना चाहिए, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए सातु यश का आपसे विलोम पूछा जा रहा है, बताइए यश का विलोम सातु क्या होता है। देखिए अगर आपसे सुयश का विलोम पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कुयश, सुयश का विलोम कुयश हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यश का विलोम सत्य पूछा जाए तो आपको अपयश बताना है ना। नीरव शब्द की अगर बात करें, नीरव का विलोम क्या होता है सातु, सरस होता है। यह भी आप लोग यहां पर सातु ध्यान रखेंगे। नीरव का विलोम, सॉरी नीरव का विलोम साथियों रव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है। बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना, अयोग्य होना, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। मैं कहूंगा बिना प्रयास के ही कीमती वस्तु मिल जाने को कहा जाता है अंधे के हाथ बटेर लग जाना। उसके बाद देखिए आकाश में तारा चमक रहा है, यह होगा, या तारा सोना चमक रहा है, क्या होगा। मतलब कुल मिला के खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा, मैं कहूंगा यही आ जाएगा, आकाश में तारा चमक रहा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मुमुक्षु, अमोक्षीय, मोक्षालु या मोक्ष प्रिय। तो जो मोक्ष चाहता है उसके लिए सातों एक शब्द मुमुक्षु होता है, आंसर आपका ए होगा। रात में घूमने वाले के लिए सातों एक शब्द क्या हो सकता है, तो रात में घूमने वाले को निशाचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निशाचर कहा जाता है रात में घूमने वाले को। उत्थान का आपसे
विलोम पूछा जा रहा है तो उत्थान का विलोम भाई साहब क्या हो जाएगा? देखिए गमन का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो आपको आगमन बता देना है ना। जड़ का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको चेतन बता देना है, ठीक है ना। लेकिन अगर उत्थान का विलोम पूछा जाए तो पतन आपका जवाब होना चाहिए। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है सर्वभक्षी कैसे लिखा जाता है। सर्वभक्षी ऐसे लिखा जाता है, ऐसे सी वाला या डी वाला? मैं कहूंगा सर्वभक्षी जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, उदय के, है ना। अब यहां पर खाली जगह, यहां पर खाली जगह, सूर्य उदय के अंदर बाहर मैं भी जाग जाता हूं, ये होगा, या सूर्य उदय के आगे पीछे ऊपर नीचे, या सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूं। तो मैं कहूंगा इस खाली जगह में साथ शब्द आएगा, यहां पर सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूं, ये आपका पूरा वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके किसके कारण खसरे की बीमारी होती है? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा ही साथियों खसरे की बीमारी होती है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय तो साथियों इसमें 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। अच्छा अब कितनी, वर्तमान समय पर साथियों कितनी अनुसूचियां, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता दीजिए। उसके बाद देखिए इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इथेनॉल का उत्पादन साथियों किण्वन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। आंसर आपका सी है। भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव, ये उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और आपके एग्जाम में अक्सर मैंने देखा ये सवाल पूछा जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि भारत में मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी? तो यह खुशवंत सिंह के द्वारा लिखित एक पुस्तक थी, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है? खुशवंत सिंह की पुस्तक है। उसके बाद देखिए कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम कब पारित किया था? तो कब पारित किया था साथियों? 1994 में पारित किया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया था? तो आपको यह ध्यान रखना है यूनाइटेड किंगडम के संविधान के आधार पर अपनाया गया था भारत में एकल नागरिकता को। यह भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है? तो जो तापदीप्त बल्ब होता है ना, इसमें सातों फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का होता है। तो टंगस्टन आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए विदेशिया नृत्य है, ये लोकप्रिय एक नृत्य है विदेशिया। ये कहां पर किया जाता है, किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये तो बिहार का बहुत फेमस लोक नृत्य है सातु विदेशिया, जिसका नाम है। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो इनकी शिक्षाओं के संकलन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है साथियों, आगम सूत्र कहा जाता है। आगम सूत्र किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी की शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, और जैन धर्म के यही संस्थापक थे साथियों महावीर स्वामी। अच्छा बौद्ध धर्म के कौन संस्थापक थे, एक बार ये भी कमेंट में आप लोग मुझे बताइए। निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अगर बात करें तो सामुदायिक बाजार को इस संगठन के द्वारा विनियमित किया जाता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो कौन सा उनमें से एक नहीं है? देखिए सिंधु घाटी जो है ना 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह है, तो उनके बारे में यहां पर साथों आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए दक्षिण एशिया है, उसके अलावा अगर बात करते हैं मेसोपोटामिया है, मिस्र है, लेकिन रूस नहीं है। तो नहीं है तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए हुंडई मोटर इंडिया ने अपना एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया है? तो इनका नाम है तरुण गर्ग, और तरुण गर्ग को ही हुंडई मोटर इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद साथियों किसने संभाला है? तो किसने संभाला है साथियों? नागेश कपूर ने संभाला है भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि किसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा, है ना, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में साथियों स्वीकार किया है? तो किसकी बात चल रही है? बुल्गारिया की बात चल रही है। बुल्गारिया देश ने
यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस साथियों मनाया गया? तो 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा 68वां स्थापना दिवस मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में भी कौन, किन्होंने शपथ लिया? अभी हाल फिलहाल की बात है, जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर बन चुके हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये तो रिपीट हो गया। अगला देखिए, जर्मनी ने आधिकारिक रूप से, क्या जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है, ये बात सातों आपसे यहां पर कुल मिला के पूछी जा रही है। तो मैं कहूंगा इटली को सौंपी है। तो G7 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा सातों? इटली देश करेगा। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। तो अब आपके सामने साथियों यहां पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। आपने साथियों हिंदी के 20 सवाल देखे, उसके बाद साथियों आपने जीके प्लस करंट अफेयर के 20 सवाल देखे। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साथियों हम लोग यहां पर रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप सभी के सभी साथियों इन सवालों को देखते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को कंप्लीट कर डालिए। पहला सवाल रीजनिंग का आपकी स्क्रीन पर है। ईरान का संबंध रियाल से है, तो इराक का संबंध क्या होगा? देखिए ईरान और रियाल में क्या संबंध है भाई साहब? ईरान की मुद्रा है रियाल, तो इराक की मुद्रा साथियों क्या होती है? दीनार होती है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए एक नंबर सीरीज वाला यहां पर सवाल है कि 3 है, 18 है, उसके बाद 48 है, उसके बाद 93 है। तो अगला नंबर साथियों यहां पर क्या हो सकता है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए 3 से 18 हुआ है तो यहां पर साथियों 15 बढ़ाया गया है, ठीक है। 18 से 45 हुआ है तो 8 में से 8 जाएगा साथियों, 0 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि 30 बढ़ाया गया है। और यहां पर साथियों मेरे हिसाब से 45 बढ़ाया गया, तो यहां पर कितना बढ़ाया जाएगा? देखिए 15, 30, 45, तो यहां पर 60 आएगा, क्योंकि इन सब में जो गैपिंग है वो 15, 15, 15 की साथियों गैपिंग है। तो कुल मिला के 93 में जब आप 60 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 153 आएगा। और 153 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको ये बताना है कि यहां पर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, बी वाला, सी वाला या साथियों डी वाला। ये आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए फटाफट साथियों, क्या आपका जवाब हो सकता है। देखिए मैं इसको करने की कोशिश करता हूं। अगर हम यहां पर साथियों बात करते हैं ना, देखिए सबसे पहले जैसे अगर ये यहां पर आए ना तो ये कुछ ऐसा बनेगा और ये यहां पर चला जाएगा और फिर ये ऐसे करके ऐसे आ जाएगा। तो ये कुछ जेड टाइप का कहां पर बना हुआ है? यहां पर बना हुआ है? नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जेड टाइप का ये ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। साथियों अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और टारगेट सिलेक्शन चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपके पास साथियों हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अगर वाकई में तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो डेली एक क्लास में आपको देता हूं, उसको साथियों आप लोग जरूर देखा कीजिए। चलिए तो इस सवाल की अगर बात करें, कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने, जो कहा जा रहा है वो साथियों करते जाएंगे और आंसर तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, मान लीजिए ये बिल्लियां हो गई और कुछ बिल्लियां, मान लीजिए इतनी बिल्लियां साथियों क्या हो गई? बकरियां हो गई, ठीक है। यानी कि सभी बकरियां गाय हैं, ये सभी के सभी बकरियां क्या हो गई साथियों? गाय हो गई। अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। सभी गाय बकरियां, भाई साहब सभी गाय बकरियां नहीं है, कुछ गाय बकरियां, इतनी गाय बकरियां हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। कुछ बिल्लियां गाय हैं, कुछ बिल्लियां गाय हैं, बिल्कुल साथियों कुछ बिल्लियां गाय हैं, ये बात सही है। देखिए मैं तो कहूंगा यहां पर लिखा है सभी बकरियां, अच्छा कुछ बिल्लियों की बात चल रही है, बिल्लियां ये हैं। एक सेकंड, कुछ गलती तो नहीं होगी साथियों इसमें? बकरी और बिल्ली में कुछ कंफ्यूजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लेते। कुछ बिल्लियां, अब हम पूरा लिखेंगे साथियों, है ना। कुछ बिल्लियां, मान लीजिए ये क्या हो गई? ये बिल्ली हो गई। कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, मान लेते साथियों इतनी बिल्लियां क्या हो गई? इतनी बिल्लियां जो है ना ये बकरियां हो गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि सभी बकरियां, ये मुझे यहां पर बनाना चाहिए था, मैंने बा का कंफ्यूज होकर यहां पर बना दिया। तो कुछ बकरियां सभी बकरियां गाय हैं, तो ये सारी की सारी बकरियां क्या हो जाएंगी? गाय हो जाएंगी। अब देखिए सभी गाय बकरियां हैं, सभी गाय बकरियां हैं, सभी गाय बकरियां नहीं, इतनी गाय देखिए कहां बकरियां हैं। अगर ये होता कुछ गाय बकरियां तो सही हो जाता, तो यह भी गलत हो जाएगा। कुछ बिल्लियां गाय हैं, कुछ बिल्लियां गाय हैं, बिल्कुल सर। तो इतनी बिल्लियां जो है ना ये गाय हैं, ये सही हो जाएगा। यानी कि दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
चार संख्याएं दी गई, इनमें से तीन किसी तरह से समान है और एक अलग है, बस उस अलग वाले के बारे में साथियों आपसे पूछा जा रहा है। 68, 72, 48, 96, इसमें से आपको बताना है साथियों कौन सी सबसे अलग संख्या है साथियों, बताइए। चलिए देखिए, सम संख्याएं तो ये सभी हैं, है ना, 68, 72, 48, 96। देखिए मुझे साथियों ऐसा लग रहा है कि ये तीन संख्याएं जो है ना, ये कहीं ना कहीं 24 से विभाजित हैं। जैसे कि अगर बात करें ना साथियों, 24 तियां कितने होते हैं, तो 72 होते हैं, ठीक है ना, और 24 दूना 48 होते हैं, और 24 चौक कितने, 96 होते हैं, लेकिन ये 24 से विभाजित नहीं। अब नहीं है तो यही सबसे अलग होगी और यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ABCDEF 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे, एक लंबी बेंच पर 6 लोग बैठे, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 लोग बैठ गए, ठीक है कोई बात नहीं। कहा जा रहा है कि जबकि ए और बी दो अंतिम छोरों पर बैठे, यानी कि ये जो अंतिम छोर है ना, यहां पर ए और बी में से कोई ना कोई बैठेगा। कहने कि सी ए के ठीक बगल में बाएं तरफ बैठा हुआ है, ठीक है, सी ए के, अच्छा यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर आप समझ गए, ए के ठीक बगल में, ए के ठीक बगल में बाएं तरफ, मतलब ए के बाएं तरफ, यहां पर कहा गया था कि ए और बी अंतिम छोरों पर बैठे हैं। अब मान लीजिए कि ए को अगर हम यहां पर बैठाते हैं अंतिम छोर पर, तो कहा जा रहा है कि ए के बाएं तरफ सी बैठा है, तो ए के बाएं, ए का बाएं तो ये होगा सी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए साथियों ए आपका यहां पर नहीं बैठ सकता, ए बैठेगा आपका यहां पर, क्योंकि अब यहां पर हो जाएगा ए के ठीक बाएं तरफ कौन बैठा है, सी बैठा है, तो यहां पर साथियों सी बैठ जाएगा। तो यहां पर कहा गया था ए और बी अंतिम छोरों पर बैठे हैं, तो ए जब यहां पर बैठेगा तो बी इस अंतिम छोर पर बैठेगा, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जबकि ए और बी, अच्छा यहां पर है ई और एफ बीच में बैठे हैं, बीच में कहां पर है, बीच में एक ये है और एक ये है, यानी कि यहां पर जो बैठेगा वो ई और एफ बैठेगा। लेकिन अभी हमें यह नहीं पता है कि ई को यहां पर बैठा ले, एफ को यहां पर बैठा ले, या एफ को यहां पर बैठा ले, ई को यहां पर बैठा ले। हमें इतना पता है कि ई और एफ की पोजीशन इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगी। तो उसके बाद कहा गया, ये भी लाइन हो गई। क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाएं कौन बैठेगा, बी के ठीक दाएं आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें यहां पर देखना है कौन बैठेगा। कुल मिला के 6 लोग थे, कौन कौन बैठ गया, ए बी सी, डी नहीं बैठा, डी ई और एफ, तो कुल मिला के यहां पर डी बैठेगा, इतना मुझे पक्का आइडिया है, लेकिन इसके बारे में नहीं पता है। तो कुल मिला कि डी आपके सवाल का जवाब होगा, तो बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि 144 को 12 लिखा जाता है तो 576 को सातों क्या लिखा जा सकता है। भाई साहब ये 12 का तो स्क्वायर है, तो 576 किसका स्क्वायर होता है, ये 24 का स्क्वायर होता है। तो 24 कहां पर लिखा हुआ है, 24 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, समझ गए। चलिए साथ, उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि हृदय का संबंध हृदय रोग विज्ञान से है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। चलिए देखिए, पौधों का विज्ञान क्या वनस्पति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, शैवाल का विज्ञान कवक के अंतर्गत किया जाता है, रोग का विज्ञान अस्पताल के अंतर्गत, या विषाणु का विज्ञान विषाणु विज्ञान के अंतर्गत, ये वाला सही हो जाएगा। अरे भाई हृदय की अगर बात करते हैं साथों यहां पर, तो हृदय का अध्ययन जो है ना हृदय रोग विज्ञान में किया जाता है, उसी प्रकार विषाणु का अध्ययन विषाणु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए साथों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें देखिए साथों आखिर क्या लॉजिक आपका लग सकता है और क्या आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। कहा जा रहा है कि POLITICAL को क्या लिखा जा सकता है साथों, QNMHUHDZM लिखा जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि सोशल को क्या लिखा जाएगा। देखिए इतनी यहां पर अगर बात करें, ये P है और P को Q लिख दिया गया, यानी कि एक बढ़ा दिया गया। अब यहां पर O है, O से N कर दिया गया, यानी कि एक घटा दिया गया। यहां पर L है, एक बढ़ा दिया गया, M कर दिया गया। उसके बाद I है, I से साथियों क्या एक घटा दिया गया, T से U कर दिया, एक बढ़ा दिया गया। फिर I से साथियों क्या कर दिया गया, I से H कर दिया, यानी कि एक घटाना एक बढ़ाने वाला यहां पर साथियों जो है ना वो साथियों चल रहा है। चलिए तो यहां पर भी वही कीजिए, इसमें साथियों जब आप एक बढ़ाओगे तो टी आ जाएगा, है ना, टी सिर्फ यहीं पर लिखा हुआ है तो यही जवाब हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं, ओ में अब आपको एक घटाना है तो साथियों एन आ जाएगा, सी में आपको एक बढ़ाना है डी, देखिए वही चीज आएगी, आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि 6 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी और यू केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए गोलाकार मेज पर साथियों बैठे। तो एक गोलाकार मेज हमने बना ली और 1 2 3 4 5 और 1 6 लोग साथियों यहां पर हम लोगों ने बना लिए। उसके बाद साथियों आपसे क्या कहा गया है, देखिए एस टी के बाईं ओर तीसरा है, ठीक है कोई बात नहीं है, एस टी के बाईं ओर तीसरा है, आर जो है ना ये टी और यू के बीच में नहीं है, तो सबसे पहले इसको ही कर लेते हैं।
टी को कहीं पर भी आप बना लीजिए, मान लीजिए टी को हमने अगर यहां पर बनाया और सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तो टी के बाएं तीसरा कौन होगा? एस होगा। तो 1 2 3 यानी कि एस यहां पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ एस, आर के ठीक बगल में नहीं है एस, आर के ठीक बगल में नहीं है एस, यानी कि आर यहां पर नहीं बन सकता और यहां पर नहीं बन सकता, तो कुल मिला के आर या तो यहां बनेगा या तो यहां बनेगा। क्यू टी के दाएं से दूसरा है, क्यू टी के दाएं से दूसरा है, तो क्यू जो है ना ये टी के दाएं से दूसरा है, तो टी कहां पर है? टी यहां पर है, तो टी के दाएं से दूसरा क्यू यानी कि क्यू आपका यहां पर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार से पढ़िए, एस टी के बाएं तीसरा है, एस जो है ना ये टी के बाएं से तीसरा, ये हो चुका है। आर जो है ये टी और यू के बीच में नहीं है, आर जो है ना ये टी और यू, तो यानी कि आर यहां पर भी नहीं बैठ सकता है ना। और यू की अगर बात करते, यू के बीच में नहीं है। अच्छा भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी मैंने आपसे ये एक काम ये कहा था कि आर ना तो यहां बैठ सकता है ना यहां बैठ सकता है, तो कुल मिला के अगर बात करें, सॉरी मैंने ये बताया था कि आर यहां पर और यहां पर नहीं बैठ सकता, यहां पर का नहीं बताया था। अच्छा यहां पर कहा जा रहा है कि टी और यू के बीच में आर, टी और यू के बीच में आर नहीं बैठे, तो टी यहां पर बैठेगा और आर यहां पर तो नहीं, बल्कि सातु यू यहां पर बैठेगा। समझिए टी और यू के बीच में आर नहीं है, तो पहले टी और यू की तो पोजीशन सेट कीजिए, तो टी और यू यहां तो बैठेगा नहीं, यहां पर क्यों बैठा है, तो टी और यू यहां पर हो जाएगा, यानी कि आर यहां पर नहीं बैठेगा तो जाहिर सी बात है यहां पर बैठ जाएगा। अब बचा एक पी, बचा पी आपका यहां पर बैठ जाएगा। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यू और ओ के बीच में कौन है, तो यू और ओ किधर गया भाई साहब? ओ नहीं होगा, ये क्यू होगा। तो यू और क्यू के बीच में कौन है? एस है, तो एस कहां पर लिखा है? एस आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वही कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है। कथन आपके सामने है, निष्कर्ष आपके सामने है, आंसर आपको बताना है। सभी महिलाएं लड़कियां हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बात करते हैं, मान लीजिए सातु ये महिला हो गई, सभी महिलाएं जो है ना, ये सभी महिलाओं की अगर बात करते हैं तो ये लड़कियां हैं, ठीक है। कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, तो मान लीजिए कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, तो इतनी लड़कियां कौन हो जाएंगी? चित्रकार हो जाएंगी। अब सातों निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए सही जवाब क्या होगा। सभी लड़कियां महिलाएं हैं, सभी लड़कियां महिलाएं नहीं हैं, कुछ लड़कियां महिलाएं हैं। इतनी लड़कियां महिलाएं नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। कुछ महिलाएं चित्रकार हैं, कुछ महिलाएं भी चित्रकार नहीं। अगर ये होता कुछ लड़कियां चित्रकार हैं तो सही हो जाता। भाई साहब देखिए महिलाएं ये हैं और चित्रकार ये हैं, तो कैसे कुछ महिला चित्रकार हो सकती है? गलत हो जाएगा ये भी, यानी कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है भाग का अर्थ जोड़ है, तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लीजिए। भाग का अर्थ जोड़ है, भाग जहां पर दिखे जोड़ लगा देना। प्लस का अर्थ क्या है साथियों? घटाव है। प्लस का अर्थ क्या है? घटाव है, और यहां पर माइनस होगा। माइनस का अर्थ क्या है साथियों? गुणा है, और गुणे की अगर बात करें, गुणा का अर्थ साथियों यहां पर भाग है। यहां पर दे रखा है 49 गुणा 7 माइनस 3, ये भाग होगा, भाग 9 प्लस 7। देखिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए, 49 7 3 9 और 4। अब सातों अब आप सवाल को आगे बढ़ा दीजिए, तो गुणा है, गुणा का मतलब भाग है, तो यहां पर भाग आ जाएगा। माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है। भाग है, भाग का मतलब सातों प्लस है, और प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है। इसको आप कैलकुलेट करिए, 7 7 49 और 7 21, 21 प्लस 9 माइनस 4, तो 21 प्लस 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, ये आपका 26 आ जाएगा। और 26 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि PURSE को UPRES लिखा जाता है, तो RAZOR को कौन से 5 लेटर के रूप में लिखा जा सकता है, ये आपको बताना है। देखिए यहां पर अगर बात करें, ये PU है तो ये UP हो गया है, यहां पर RS है तो ये क्या कर दिया गया है? अच्छा R है तो R ही किया गया, एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूं। SE है तो ES कर दिया गया है, तो और R जैसा था वैसा ही कर दिया गया, यानी कि यहां पर भी A और R हो जाएगा, और Z जैसा वैसा ही होगा। OR है तो यहां पर RO हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ARZRO, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब आपके सामने यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग 4 से 5 हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे, और ये बेस्ट कॉन्सेप्ट हैं साथियों पूरी मैथ्स के, इसलिए इन कॉन्सेप्ट को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सिर्फ नंबरिंग चेंज होगी और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो इस सवाल को देखिए, कहा जा रहा है कि एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 10.5% के लाभ की उम्मीद है। यानी कि उसका कहने का मतलब यह है कि अगर उसका लागत मूल्य 100 रुपए है
तो वो कह रहा है कि 10.5% का उसको लाभ होगा, यानी कि वो वस्तु कितने रुपए की जाकर बिकेगी, 110.5 रुपए की जाकर बिकेगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 442 की हुई, तो उसका लाभ आपसे पूछा जा रहा है। उसका लाभ कितना है, 10.5% है, यानी कि उसको आपको ये बताना है 10.5% की वैल्यू क्या होगी। चलिए, तो इसमें क्या है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें, देखिए वो वस्तु कितने की बिकी, 442 की बिकी, लेकिन अगर लागत मूल्य 100 है और 10.5% का लाभ हुआ है तो वो वस्तु कितने की बिकेगी, 110.5% की बिकेगी। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि 442 रुपए की बिक रही है, तो 110.5% की जो वैल्यू है वो साथियों 442 के बराबर है। अब आपको क्या निकालना है, आपको 10.5% की वैल्यू निकालना है। तो बस साथियों 442 बटा 110.5 कर दोगे, ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। 10.5% की वैल्यू, क्योंकि उसका लाभ क्या है, लाभ साथियों 10.5 है, तो 10.5% की वैल्यू आप लोग यहां पर निकाल लीजिए, आपका आंसर जो है ना वो आ जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, और 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर सातों कट करते हैं, ये किससे कट होगा एक बार देखिए, क्या ये सातों 3 से कट होगा, 3 से कट नहीं हो रहा है। 21 की अगर बात करते हैं साथियों, ये इसका डबल है। देखिए 221 का डबल क्या हो जाएगा, 442 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो 21 दूना कितना हो जाएगा, 42 आ जाएगा। यानी कि उसका लाभ कितना होगा साथियों, 42 रुपए उसका लाभ होगा। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि यदि एक दुकानदार पेन पर 20% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 750 रुपए है, तो पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए अंकित मूल्य यानी कि एक पेन है, उस पर 750 रुपए लिखे हैं। दुकानदार क्या करता है, पहले 20% की छूट देता है, तो इस पर अगर 20% की छूट देगा तो ये 80% में बिकेगी जाकर। उसके बाद फिर 10% की छूट दे देता है, तो ये सातों 90% में बिकेगी जाकर। तो वो कह रहे हैं कि तो फिर वो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि ये 750 वाली चीज कितने रुपए की जाकर बिकेगी जब दो छूट दी जाएंगी, 500 की, 540 की, 625 की या 525 की। देखिए कैलकुलेट अगर करें तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस 1 जीरो से आपका ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 एकम 5, 5 पंजे 25 हो जाएंगे। 2 से कट होगा तो यहां पर 4 आ जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, और 36 की गुणा 7 15 से करा लीजिए, आपको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। 5 छंग आपका 30 हो गया, 5 तियां 15, 18 हो जाएगा, 36 यहां पर आ जाएगा, 0 आ गया, 14 आ गया, और 7 5 आ गया, यानी कि 540 आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ना। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको देखना और बताना इस सवाल का जवाब क्या होगा। आपसे यहां पर साथियों कहा क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि प्रतीक जो है ना ये बाइक से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 किलोमीटर चलाता होगा, ठीक है। कह रहे कि कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता होगा, ठीक है। 140 किलोमीटर घोड़ा गाड़ी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो तय की गई पूरी दूरी के लिए औसत गति क्या होगी। देखिए औसत गति की जब हम बात करते हैं तो औसत गति कह लो या औसत चाल कह लो, तो औसत गति बराबर सातु क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या साथियों, अगर बात करते हैं कुल दूरी बटा कुल समय, यही होता है ना, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। चलिए इतनी बात सातों क्लियर होगी। अब देखिए कुल दूरी आप कैसे निकालेंगे, दूरी तो यहां पर आपको दे रखी है 100 किलोमीटर दूरी, उसके बाद 120 जाता है और उसके बाद 140 जाता है, तो इसको जोड़ दीजिए 100 प्लस 120 प्लस 140। अच्छा समय की अगर बात करें, यहां पर समय नहीं दे रखा है, इतने 100 किलोमीटर की चाल, देखिए अब बहुत ध्यान लगाइए, अगर 100 किलोमीटर की दूरी है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो कितने समय में वो 100 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा, भाई साहब 5 घंटे में तय कर लेगा। 1 घंटे में 20 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, 100 किलोमीटर की दूरी है, तो 5 ही तो समय लगेगा, तो समय 1 का तो 5 आ गया। इसको भी ऐसे देख लीजिए, 120 किलोमीटर की दूरी है, 30 की स्पीड से जाता है, तो 4 घंटे ही तो लगेंगे, 30 चौक 120 होते हैं, तो 4 यहां पर साथियों आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको कर लीजिए, 140 किलोमीटर की दूरी है, 20 की स्पीड से जाता है, तो 7 घंटे ही तो लगेंगे, तो कुल दूरी आ गई, कुल समय आ गया, इसको प्लस कर दीजिए,
तो कितना हो जाएगा साथियों, 0 0 0 हो जाएगा, 4 2 6, 6 आ जाएगा यहाँ पर, 1 और 1 और 1 यानी कि 3 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे 11 और यहाँ पर आपका साथियों 16 आ जाएगा। तो 360/16 हो जाएगा। इसको अगर कैलकुलेट करें तो 4 चौक 16 हो गया, 4 नीम 36 हो गया, 4 से कट करें 4 दूना 8 हो गया, 1 जाएगा 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर से साथियों आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, बचेगा 5, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे और फिर अगर बात करते साथियों यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी 2 बचेगा ना, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा। तो कुल मिला के 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल निकलेगी, औसत गति निकलेगी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों किसके साथ जाएगा, सॉरी 22 कहां पर लिखा हुआ है, 22 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है ना, सॉरी। तो 22.5 यानी कि 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी औसत गति निकलेगी, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक विक्रेता ने 1 रुपए में 60 टॉफियों की दर से टॉफियां खरीदी, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचना होंगी, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर एक बात क्लियर है, अगर हम बात करते हैं 1 रुपए में खरीदी गई टॉफियां, है ना, 1 रुपए में खरीदी गई टॉफियों की अगर हम बात करते हैं साथियों, यहां पर 1 रुपए में खरीदी गई टॉफियों की संख्या कितनी है, 7 है। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 60 टॉफियों की दर से टॉफियां खरीदी, यानी कि 1 रुपए में उसने 60 टॉफियां खरीदी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं साथियों यहां पर अगर बात करें, एक टॉफी का मूल्य हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक टॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा, एक टॉफी का मूल्य साथियों 1/7 रुपए हो जाएगा, 1/7 रुपए आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर कहा गया देखिए एक विक्रेता ने 1 रुपए में 60 टॉफियों की दर से खरीदी, तो 1 रुपए का एक टॉफी का मूल्य 1/7 रुपए ही होगा। अच्छा यहां पर कहा गया है कि 40% का लाभ हमें प्राप्त करना है, तो बताइए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचा जाना चाहिए। तो अगर एक टॉफी को 40% लाभ पर हम बेचते हैं, एक टॉफी का मूल्य तो 1/7 है, इसका 40% के लाभ से बेचते हैं, यानी कि इसको हमें 140% में बेचना होगी। तो 140 से गुणा कर देंगे, 140/100 से, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, 20 पंजे 7 तो यहां पर आ यानी कि 1/5 आ गया। तो इस 1/5 का मतलब क्या है कि 1 रुपए में बेची गई टॉफियों की संख्या 5 होगी। तो यही तो पूछी जा रही है कि 1 रुपए में टॉफियों की कितनी टॉफियां बेची गई, तो 1 रुपए में साथियों 5 टॉफियां बेची गई। तो 5 कहां पर लिखा हुआ है, 5 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो समझ गए साथियों इस सवाल को। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है जॉन के कमरे का फर्श 10 मीटर और 3 मीटर है, वह फर्श पर 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाली टाइल्स लगाने का निर्णय करता है। उसे कितने टाइल्स की साथियों जरूरत होगी। देखिए मान लेते हैं साथियों अगर यहां पर हम लोग बात करें कि एक कमरा है, उसकी लंबाई जो है 10 मीटर है, चौड़ाई की अगर बात करते हैं साथियों 3 मीटर है। अब इसमें वो छोटे छोटे टाइल्स लगाना चाहता है, ऐसे करके इतने इतने छोटे करके, है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि उसको कितने टाइल्स की जरूरत होगी। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको क्या करना है साथियों, ऊपर जो 10 मीटर है, 10 मीटर गुणा 3 मीटर है, इसको भाग दे देना है साथियों 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर से। तो एक काम करिए साथियों, जब ऊपर मीटर में है और नीचे सेंटीमीटर में है, और मेरे हिसाब से यहां पर भी जो है ना वो सेंटीमीटर में आंसर आया है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो 100 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुणा कराना पड़ेगी, तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। बटे क्या है, बटे 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसको आपको साथियों कैलकुलेट करना है और आंसर आपको बताने। देखिए 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, डबल 0 लग जाएगा, 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 से अगर इसको कट करेंगे तो 20 आ जाएगा, है ना। अब अगर इसको कट करें साथियों ये 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 4 से अगर इसको कट करेंगे साथियों 25 आ जाएगा, है ना, और 0 आ जाएगा। तो यहां पर अगर बात करें 250 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, यानी कि 2500 टाइल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। 2500 टाइल्स कहां पर लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी में लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि 3 संख्याओं का योग 134 है। यदि दूसरी से पहली संख्या का अनुपात 3:4 है, तीसरी से दूसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। कहने का मतलब पता क्या है, पहली संख्या को हम a मान लेते हैं और दूसरी संख्या को b मान लेते हैं, है ना। और यहां पर देखिए दूसरी संख्या कितनी बार आई है, 2 बार आई है। दूसरी से पहली संख्या और फिर तीसरी से दूसरी संख्या, तो ये b 2 बार आई है। कितनी है, a और b का अनुपात 3:4 है,
ठीक है। तीसरी से दूसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, ठीक है। अब देखिए इसकी मदद से हम बहुत आराम से क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि A/B/C। देखिए उल्टा इन बना दीजिए, उल्टा इन यहां पर बना दीजिए। 3 पंजे 15, ये 15 आ जाएगा, है ना। 3 पंजे 15 हो गया, 5 चौक आपका 20 हो जाएगी, ये 20 हो गया, और 4 अट्ठे 32 ही हो गया। तो A/B/C का अनुपात आपको पता चल गया है। कहने की तो दूसरी संख्या बताइए, यानी कि ये दूसरी संख्या आपको बताने कितनी है। यहां पर कहा गया है कि तीनों संख्याओं का योग 134 है। तो अगर तीनों संख्याओं का योग 134 है और दूसरी संख्या हमसे पूछी जा रही है, तो 20 से गुणा करा दीजिए, नीचे इन सब का योगफल आ जाएगा। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6 67, सातों यहां पर जो है ना वो आपका आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। 67 दूना 134 होता है, 20 दूना 40 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा दूसरी संख्या क्या होगी, 20 होगी। और अगर मैं आपसे पूछूं तीसरी संख्या क्या होगी, तो एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सातों आपके सवाल थे एसएससी जीडी 2026 एग्जाम के लिए। तो ये क्लास है साथों, ये वीडियो एकमात्र वीडियो लगभग आपको 20 नंबर देकर जाएगी, चाहे वो हिंदी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, चाहे जीके करंट अफेयर से, या चाहे रीजनिंग और मैथ्स, और चारों विषयों साथों हम लोग यहां पर आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है घुड़दौड़ कैसे लिखा जाता है। तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। अगला देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि रात्रि का पर्यायवाची इसमें से साथियों क्या हो सकता है, देखकर एक बार मुझे बताइए। देखिए रात्रि के तो बहुत सारे पर्यायवाची मैंने आपको बताए थे। रात्रि की अगर बात करते हैं साथियों, रात्रि को इसमें से अगर बात करें तो रात्रि को रजनी कहा जाता है। अच्छा, उसके अलावा रात्रि को क्या कहा जाता है, रात्रि की अगर बात करें रात्रि को रात भी कहते हैं, रात्रि को साथियों निशा भी तो कहा जाता है ना। और रात्रि की अगर बात करें रात्रि को यामा भी कहते हैं, और रात्रि की अगर बात करें तमी भी कहा जाता है साथियों रात्रि को। तो इतने पर्यायवाची आप लोग याद रखेंगे रात्रि के। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि प्रवेश का साथियों विलोम क्या हो सकता है। प्रवेश के विलोम की अगर हम बात करते हैं तो प्रवेश का विलोम साथियों निकास हो जाएगा। अगर आपसे दूर का विलोम पूछे तो दूर का विलोम क्या होता है, पास होता है। और आने का विलोम साथियों क्या होता है, आने का विलोम साथियों क्या होता है, जाना होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको यह बताना है उपर्युक्त कैसे लिखा जाता है। ऐसे लिखा जाता है, नहीं ऐसे भी नहीं लिखा जाता, ऐसे भी नहीं लिखा जाता, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है उपर्युक्त। यह सवाल आएगा साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है साथियों सरस्वती पर्यायवाची, यानी कि सरस्वती के इसमें से पर्यायवाची कौन सा हो सकता है, ये आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों सरस्वती की, देखिए यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है माता। तो माता का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है। माता को साथियों हम लोग जननी भी कहते हैं, माता को मां भी कहते हैं, मां को साथियों अम्मा भी कहा जाता है, और मां की अगर बात करें मां को साथियों वालिदा भी कहा जाता है ना। और वालिद किसे कहते हैं, पिताजी को कहते हैं। अच्छा, शारदा शब्द की यहां पर अगर बात करें तो सरस्वती का जो पर्यायवाची होगा वो शारदा हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है। नई कहानियां बनाना नहीं, गड़े हुए मुर्दों को कहीं और ले जाना नहीं, मुर्दों को कब्र से उठाना नहीं, पुरानी बातें उठाना, बिल्कुल साथियों पुरानी बातें उठाने को कहा जाता है गड़े मुर्दे उखाड़ना। अब खाली जगह वाला आपके सामने साथियों सवाल आ गया, आभूषण मनुष्य की प्रेम बढ़ाते हैं, ये होगा, या शक्ति बढ़ाते हैं, या शोभा बढ़ाते हैं। मैं कहूंगा शोभा होना चाहिए यहां पर, यानी कि आभूषण मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, 20 के 20 सवाल जो हिंदी के होंगे वो सारे के सारे PYQ वाले सवाल हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने ये सारे के सारे हिंदी के सवाल लिए हैं। तो ये इधर उधर नहीं, सिर्फ सातों एग्जाम वाला लेवल आपका चल रहा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसको तो हम लोग अजात शत्रु कहते हैं, जिसका कोई शत्रु नहीं होता है। उसके बाद देखिए उत्तम का सातों विलोम आप लोग मुझे बता दीजिए। तो अधर होगा, अति होगा, बढ़िया होगा, नहीं साथियों उत्तम का विलोम अधम होता है। आंसर आपका डी है। अगला देखिए जिसका कोई शत्रु ना हो, तो ये तो अभी मैंने आपको बताया था, उसको अजात शत्रु कहा जाता है। दंग रह जाना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है बताइए। चकित हो जाना, परेशान हो जाना, नाराज हो जाना, या बदल जाना। मैं कहूंगा दंग रह जाना कह लो या चकित हो जाना कह लो, आंसर आपका ए होगा, बात एक ही है। उसके बाद देखिए जो करे वह जागे नहीं, जो करे सो भरे, बिल्कुल यही होगा, जो करे वह भरे, यानी कि यहां पर जो शब्द आएगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला आएगा, भरे। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। रसोई घर कैसे लिखा जाता है, ये तो रसोई घर लिखा हुआ है, सौ नहीं आएगा, सा में ओ की मात्रा आएगी, ओ की नहीं, है ना। ये अगर बात करते हैं
तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा नहीं है। मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है रसोई घर, ये बिल्कुल सही है और यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है बताइए। उसको कर्मज्ञ तो नहीं कहेंगे, उसको सर्वज्ञ कहेंगे। तो अगर आपका भी जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ था तो बिल्कुल सही है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए और एसएससी जीडी की परीक्षा जो आपकी कुछ दिन ही बाद साथियों होने वाली है, इस एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे टारगेट सिलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भले जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, लेकिन अभी मुझे फिक्र है आपके सिलेक्शन की, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इसी में ही साथियों आपकी भलाई होगी, क्योंकि अब जो भी वीडियोस आएंगी और जो भी वीडियोस आ रही हैं वो सब एग्जाम ओरिएंटेड आ रही हैं, इधर उधर का कुछ नहीं, सिर्फ वही जो एग्जाम के लिए सबसे अहम है और वही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। चलिए तो एक शब्द यहां पर दे रखा है, आपसे कहा जा रहा है कि दूषित का विलोम क्या होगा, एक बार मुझे बता दीजिए। देखिए अगर आपसे एग्जामिनर पूछे विकृत का विलोम क्या होगा तो छोटा आ लगा देना और ये विकृत का विलोम बन जाएगा, अविकृत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सातु यहां पर अगर हम लोग बात करें ये प्रदूषित है, प्रदूषित का सातु विलोम क्या हो सकता है ना, और भ्रष्ट है और स्वच्छ है। तो मैं कहूंगा अगर दूषित के मैं कहूं कि दूषित का विलोम क्या होगा तो दूषित का विलोम यही हो जाएगा स्वच्छ, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएगा। उसके बाद देखिए जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है बताइए। देखिए जो बेकार की बातें करता है ना, जो बेकार की बातें करता है उसको क्या कहा जाएगा, उसको वाचाल कहा जाएगा। जो मोक्ष चाहता है उसको मुमुक्षु कहा जाता है, ये बहुत आपसे सवाल पूछा जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों जो कम बोलता हो उसको क्या कहा जाता है, उसको मितभाषी कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग साथियों याद रखें। और जो नपातुला खर्च करता है उसको मितव्ययी कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि राष्ट्र शब्द दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो राष्ट्र को तो साथियों बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि राष्ट्र की अगर बात करें तो देश हम लोग कहते हैं, और राष्ट्र को साथियों मुल्क भी तो कहते हैं। राष्ट्र को मुल्क भी कहा जाता है, राष्ट्र को प्रांत भी कह सकते हैं। बिल्कुल साथियों ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के आंसर अगर आपको ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का आपको यहां पर चयन करना है। तो मैं कहूंगा वनवास, बास नहीं आएगा, वनवास भी नहीं होगा, वनवास होता है, यानी कि दोनों में क्या आएगा साथियों वा का इस्तेमाल होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए आपसे कहा जा रहा है कि मरुस्थल शब्द का सातु एक बार बता दीजिए पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो मरुस्थल को रेत नहीं कहते हैं, मरुस्थल को रेगिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेगिस्तान कहा जाता है। यह बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपको मौन का विलोम बताना है। अच्छा यहां पर कुछ चीजें मैं आपको सातु बता दे रहा हूं। देखिए आपका जो पेपर है सातु एसएससी जीडी 2026 जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, इस एग्जाम को अगर सातु आप 100% क्रैक करना चाहते हैं तो मैंने कुछ पीडीएफ सातु तैयार करवाई है स्पेशली आपके लिए। देखिए पहली पीडीएफ आपको जो दी जाएगी वो 10 मॉडल पेपर की दी जाएगी। इसमें अगर बात करते हैं इसमें सब कुछ होगा, हिंदी होगी, जीके होगी, रीजनिंग मैथ्स होगी, और जैसा आपका पेपर आएगा ना वैसे हैं साथियों ये 10 मॉडल पेपर। तो अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो मेरा मानना है कि 40 से 50% आपको कंटेंट यहां से देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा साथियों आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि एसएससी जीडी की एग्जाम में पूरा पेपर नया नहीं बनाया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन साथियों पिछली शिफ्ट में से भी डिक्टो उठाए जाते हैं, बिल्कुल रत्ती भर का फर्क नहीं होता है। तो एक तो ये जब आप पीडीएफ इनके क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहां से कुछ नहीं 30% कंटेंट यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। और एक तीसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, इसमें 2026 और 25 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इन तीनों पीडीएफ की प्राइस बहुत अधिक नहीं, 100 200 300 नहीं, सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपीज 45 रुपए मैंने रखी है। तो डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है, वहां से जाकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। टारगेट सिलेक्शन ऐप पर आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जस्ट उस क्वेश्चन के नीचे, ऐसा नहीं कि बहुत आगे जाना पड़ेगा, नहीं। रीजनिंग का क्वेश्चन उसके नीचे उसका सॉल्यूशन, ऐसा ही मैथ का क्वेश्चन उसके नीचे उसका सॉल्यूशन। तो ये चीजें आपके लिए, तो परीक्षा में जितना भी समय बाकी हो एक बार इस पीडीएफ को आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। सरसरी निगाहों से भी देख लेते तो मेरा मानना है पेपर आपका साथियों बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं साथियों हिंदी के अंतिम सवाल की, विलोम क्या होगा मौन शब्द का। तो मौन का विलोम क्या होता है साथियों, मौन का विलोम क्या होता है, मुखर होता है। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, अब साथियों जीके के और करंट अफेयर के सवालों
सवालों को हम लोग देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से था? तो रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से था? तो चित्तौड़गढ़ से था। कहां से था? चित्तौड़गढ़ से था रानी पद्मावती का संबंध। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था? तो किसने किया था साथियों? राजा राममोहन राय ने किया था। यह भी सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। उसके बाद देखिए अगला सवाल, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? तो ये तीनों पुस्तकों की जब हम बात करते हैं तो ये तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी। आपसे एक सिंगल पुस्तक भी पूछी जा सकती है कि ज्ञान योग पुस्तक किसकी है या कर्मयोग किसकी है, राजयोग किसकी है। तीनों पुस्तकें साथियों किसकी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, स्वामी विवेकानंद जी की हैं। उसके बाद देखिए काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो जो लाल लेटराइट मिट्टी होती है ना, ये काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। आंसर आपका डी होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, एक बार बता दीजिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है, यानी कि एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? 3 बार, 5 बार, 7 बार। साथों इसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड बार वो प्रधानमंत्री बन सकता है जब तक जनता चाहती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब बढ़ता है उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर जाने से, या स्थिर रहता है, घटता है, फिर बढ़ता है या घटता है? तो मैं कहूंगा वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने पर या उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर जाने पर घटता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर, ये तीनों मंदिर साथियों किस राज्य में, एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए। तो मैं तो कहूंगा कि ये तीनों मंदिर कहां पर हैं? ओडिशा राज्य में हैं। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर, समलेश्वरी मंदिर, सारे के सारे मंदिर तीनों ओडिशा राज्य में स्थित हैं। निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वारका नगर कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको यह ध्यान रखना है सैन फ्रांसिस्को की अगर हम बात करें तो इसको ही स्वर्णिम द्वारका नगर कहा जाता है। अगला देखिए ग्रेट व्हाइट वे और ब्रॉडवे नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो अगर बात करते हैं साथियों आपको ध्यान रखना है न्यूयॉर्क शहर की अगर बात करें तो इसको ग्रेट व्हाइट वे भी कहते हैं और ब्रॉडवे भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए इटली की मुद्रा इनमें से क्या है? तो इटली की मुद्रा की अगर हम बात करें तो यूरो जो है ना, यूरो ये इटली की मुद्रा है। अगला देखिए अब साथियों कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर के। अब यहां से करंट अफेयर के सवाल होंगे। देखिए त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय इन तीनों राज्यों की स्थापना दिवस एक तिथि को मनाई जाती है। वो तिथि क्या है? तो वो तिथि साथियों 21 जनवरी है। यानी कि 21 जनवरी को त्रिपुरा स्थापना दिवस भी मनाते हैं, मणिपुर की स्थापना दिवस भी और मेघालय की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद देखिए मुआनपुई सेयायावी को किस देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो आपको ध्यान ये रखना है न्यूजीलैंड के लिए, है ना, न्यूजीलैंड देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया है? मुआनपुई सायावी को नियुक्त किया गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी ये कहां पर शुरू हुई है? तो ये तो साथियों लुधियाना में शुरू हुई है पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी। आपको ध्यान रखना एग्जाम में आ सकता है। कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आवास को, यानी कि किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो अगर बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल के जो आवास हुआ करते हैं ना, अब इनके आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा। यह बात आप लोग साथियों यहां पर याद रखेंगे। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया है? रविशंकर छवि इनका नाम है और ये सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त हो चुके हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। हिंदी भाषा गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए किस राज्य सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? तो क्या आपका जवाब साथियों हो सकता है? मैं कहूंगा तमिलनाडु आपका जवाब होगा, यानी कि गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि कौन होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा? तो कौन करेगा साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग बताइए। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य होप आइलैंड पर
सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी ये कहां पर शुरू हुई है? तो ये साथियों असम राज्य में शुरू हुई है। असम आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो इसका शुभारंभ साथियों लेह में किया गया। कहां पर? लेह में इसका शुभारंभ किया गया है, छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का। तो साथियों अब आपके सामने 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन साथियों आपने हिंदी के देखे और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर प्लस जीके के आप लोगों ने देखे। अब साथियों कुछ क्वेश्चन ऐसे हम लोग देखेंगे रीजनिंग के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग के जो चुनिंदा इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों बनते हैं, वहां से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो मेरा मानना है कि ये टॉप लेवल के क्वेश्चन साथियों आप लोग देखिएगा और अपने एग्जाम को, एसएससी जीडी के एग्जाम को साथियों आसानी के साथ क्रैक करिएगा। पहला सवाल रीजनिंग का आपकी स्क्रीन पर है और मुझसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि एस को एच कहा जाए, ठीक है। इसको क्या कहा गया? एच को, इसको क्या कहा गया है? एच। और आर को एट द रेट, है ना, आर को एट द रेट, और ए को क्या कहा गया है? वी, और एम को हैशटैग कहा गया है। उसी प्रकार अगर बात करते हैं, ये टी होगा। टी को क्या, क्योंकि यहां पर टी है, आई नहीं है, टी को डॉलर का साइन कहा गया है, ई को प्रतिशत कहा गया है। तो मास्टर को आपको बताने क्या लिखा जाएगा। देखिए एम को यहां पर क्या कहा गया है, ढूंढिए जरा। एम को यहां पर क्या एट द रेट कहा गया है, तो एट द रेट, सॉरी हैशटैग कहा गया, तो हैशटैग यहां पर आ जाएगा। हैशटैग देखिए चारों ऑप्शन में है। ए की अगर बात करें तो ए को क्या कहा गया है? ए को वी कहा गया है, तो वी आ जाएगा। अब देखिए या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। एस की अगर बात करें, एस को एच कहा गया है, एच यहां पर आ जाएगा। टी की अगर बात करें, टी को साथियों ये कहा गया है, डॉलर कहा गया है। और ई की अगर बात करें, ई किधर गया? ई को ये प्रतिशत कहा गया है। और आर की अगर बात करें तो आर को साथियों एट द रेट कहा गया है। तो ये कौन से ऑप्शन में है? मैं कहूंगा ये तो ऑप्शन नंबर ए में मुझे लग रहा है और दिख भी रहा है, यानी कि इस सवाल का जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे होगा ये सवाल। उसके बाद देखिए ब्लड रिलेशन वाला सवाल है। ऐसे 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको समझाने वाला हूं। कहा जा रहा है कि जेड वाई का भाई है, तो जैसा कह रहा है वैसा कर लीजिए। जेड जो है ना ये वाई का भाई है। जेड जो है, जेड की अगर बात करें तो ये वाई का भाई है। तो भाई है तो पुरुष होगा, पुरुष है तो प्लस लगा लेंगे। और ये हो सकता है स्त्री हो, क्या पता ये भी पुरुष हो। उसके बाद अब देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि ए के दादा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको स्किप करिए। क्यों? क्योंकि हमें अब वो लाइन सॉल्व करना है जिस लाइन में या तो z का जिक्र हो या y का जिक्र हो। तो यहां पर y का जिक्र है, y h की बहू है। y जो है ना साथू h की बहू है, तो मैं कह सकता हूं y ये h की बहू है, यानी कि h का कोई बेटा होगा, उसकी पत्नी होंगी साथियों वाई, तभी तो एच की बहू हो जाएंगी वाई। यानी कि ये कौन है? ये साथियों महिला है। और वाई का भाई कौन है? जेड है। उसके बाद अब देखिए, अब वो लाइन आपको सॉल्व करना है जिसमें एच, वाई या जेड में से किसी एक का यहां पर जिक्र हो। चलिए, ये पता जेड लिखा हुआ है साथियों, जेड का ए से क्या संबंध है? 17 नहीं, जेड लिखा होगा। अब देखिए साथियों, उसके बाद अब देखिए ये तो लाइन हो गई है। ए के दादा या नाना है एच, है ना। ए के दादा या नाना कौन हो जाएंगे? एच हो जाएंगे। चलिए, तो एच, इस कहने का मतलब क्या है? इनका जो बच्चा होगा वो कौन होगा? वो सातु ए होगा, तभी तो सातु ये कौन हो पाएंगे? तभी तो ये दादा हो पाएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि वाई एच की बहू है, वाई एच की बहू है, ये तो हो चुका है। ए का पिता एक्स है, तो ए का पिता कौन हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है ए क्या कहेगा जेड को? तो ए क्या कहेगा सातु जेड को? देखिए मम्मी के भाई को क्या कहा जाता है ना, तो मामा कहा जाता है। तो मामा कहां पर है? मामा आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे कहने के कनिका और गौरी एक सीधी पूर्व पश्चिम सड़क पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी हैं। तो इसको ही बना ले साथियों। सबसे पहले देखिए कनिका जो है ना ये पूर्व और गौरी जो है ना पश्चिम सड़क पर खड़ी हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, कनिका और गौरी एक सीधी पूर्व पश्चिम सड़क पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये कनिका हो गई है ना, और ये अगर बात करें गौरी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कनिका और गौरी ये दोनों जो खड़ी है ना साथियों, ये 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद कहने के साथियों यहां पर अगर बात करें, कनिका और गौरी क्रमशः पूर्व और पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। यानी कि यहां पर जो कनिका है और यहां पर जो गौरी है, कनिका जो है ना ये पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ करती है। तो कनिका यहां से चलेगी, पूर्व की तरफ चलेगी, और गौरी की अगर बात करते हैं ये पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है। यानी कि यहां से चलेगी तो पश्चिम यही तो होगा भाई साहब, इधर ही तो होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि
पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करती है और दोनों 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि ये भी 5 किलोमीटर दूरी तय करेगी यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक गौरी भी 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यानी कि फिर कनिका अपने बाईं ओर मुड़ जाती, कनिका जो है ना ये अपने बाईं ओर मुड़ जाती है और 10 किलोमीटर चलती है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ा दिया और 10 किलोमीटर चला दिया। उसी गति से गौरी अपनी दाईं ओर मुड़ती हैं और 10 किलोमीटर चलती हैं। ठीक है, फिर दोनों अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं, यानी कि अगर बाईं ओर मुड़ेगी तो देखिए बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। तो अगर ये 5 किलोमीटर बाईं तरफ चलेगी तो ये कहीं यहां पर पहुंच जाएंगी, ये 5 किलोमीटर चलेंगी तो ये कहीं यहां पर पहुंच जाएंगी। तो कहा जा रहा है उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी थी वो 20 किलोमीटर थी, समझ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर अगर बात करें, देखिए ये एक यहां पर है कनिका और ये गौरी यहां पर है, तो ये दूरी आपसे पूछी जा रही, ये दूरी साथियों कितनी होगी मुझे बताइए। देखिए ये टोटल 20 है, 5 यहां से माइनस हो गई, 5 यहां से माइनस हो गई, यानी कि 10 माइनस हो गई। तो 20 में से 10 माइनस करोगे 10 किलोमीटर की दूरी बाकी रहेगी। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप खुद समझ जाएंगे साथियों। तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रही है, 10 किलोमीटर की दूरी रही है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कह रहे हैं कि ए के विपरीत सतह पर कौन होगा, ये आप लोग फटाफट एक बार मुझे बता दीजिए। यहां पर लिखा हुआ है बी ए सी ई डी एफ, यानी कि आपको यह पता है कि एक पासे में 6 फलक होते हैं और 6 फलक पर 6 नंबर भी हो सकते हैं, 6 अल्फाबेट भी हो सकते हैं। तो यहां तो हमें कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। तो कंडीशन अगर ऐसी आ जाए, दो पासे हों और दोनों में बिल्कुल अलग अलग नंबर हो, तो हमें एक चीज पता होती है क्या, कि बी का विपरीत ई हो जाएगा, है ना, ए का विपरीत एफ हो जाएगा और सी का विपरीत डी हो जाएगा। बस ये लॉजिक याद रखेंगे। तो क्या पूछा जा रहा है, ए का विपरीत पूछा जा रहा है, भाई साहब ए का विपरीत एफ हो जाएगा। तो एफ कहां पर है, एफ आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए आपके एग्जाम में जिस लेवल तक का एग्जामिनर सवाल पूछेगा, यानी कि उसकी जितनी तथा है, उसकी जितनी शक्ति, जितना मुश्किल वो सवाल पूछ ले, मैं आपको उस मुकाम तक ले जाऊंगा और उस डिफिकल्टी और लेवल से साथियों गुजारूंगा कि अगर आप यहां से क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, तो मेरा मान अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो एग्जामिनर की वो औकात नहीं जो सवाल आपको दे और आप कर ना पाओ, अगर आप रेगुलर क्लास को लेते हो। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अभी भी समय है, अभी भी मैं पिछले जो कॉन्सेप्ट करवा चुका हूं वो दोबारा से रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नया भी आपको पढ़ा दूंगा, यानी कि वो सारे रीजनिंग के कॉन्सेप्ट में करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए कितने चैप्टर हैं रीजनिंग में, 20, 25, 30, कोई दिक्कत नहीं है ना। और हर बार मैं आपको 10 से 12 सवाल करवाता हूं एक क्लास में रीजनिंग के। तो अगर साथियों नए कॉन्सेप्ट लाता हूं मैं, ये समझ लीजिए हर बार, है ना, पुराने रिपीटेड क्वेश्चन ना के बराबर चांस है मैं लाता हूं। तो अगर आप कुछ दिन भी क्लास हमारी देख लेंगे, इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे, तो रीजनिंग और मैथ्स में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है और हिंदी में आपके पूरे नंबर आएंगे। हाँ, जीके का थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं साथियों। जीके कौन अच्छी करता है, 20 में से साथियों अगर आप मान लीजिए 13, 14 भी कर लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन रीजनिंग, मैथ और हिंदी में आपका एक क्वेश्चन भी नहीं कटना चाहिए, तब हो पाएगा साथियों आपका सिलेक्शन का। फिर तो बहुत अच्छी रैंकर्स की श्रेणी में आप लोग आ जाओगे अगर हिंदी, रीजनिंग, मैथ में पूरे नंबर आप कर लो। खैर, अब इस सवाल को देख लीजिए। कहा जा रहा है कि 6 लोग हैं, राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत, गीत, ये एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं साथियों, एक वृत्ताकार ये मेज हो गई। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं ना। तो 1 2, 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 लोग साथियों यहां पर बैठ गए हैं। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि सबका मुंह केंद्र की तरफ है। कह रहे कि मोहन प्रिया के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों हम लोग, आप कहीं पर भी बना लीजिए, मोहन को आप कहीं पर भी बैठा लीजिए, आंसर आपका जो आएगा वो साथियों एक ही आएगा। मोहन को कहीं पर भी, मोहन जो है ना ये प्रिया के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो प्रिया को कहां पर बैठाना पड़ेगा साथियों, प्रिया को हमें यहां पर बैठाना पड़ेगा, है ना। तभी तो प्रिया के दाएं दूसरे स्थान पर मोहन बैठेगा, यानी कि यहां पर मोहन बैठेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि और प्रिया राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। प्रिया जो है ना ये राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो राज यहां पर ही बनेगा, क्योंकि राज का बायां तीसरा क्या होगा, 1 2 3, यहां पर प्रिया पहले से है। उसके बाद कह रहे हैं कि अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखिए अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर अजीत है, तो अजीत साहब यहां पर बैठेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि गीत मोहन के बगल में नहीं बैठा है।
गीत मोहन के बगल में, यानी कि गीत यहां पर नहीं बैठा है, तो जाहिर सी बात है गीत यहां पर बैठेंगे। तो अब कौन बची है? श्रुति बची है। श्रुति सातु यहां पर बैठ जाएंगी। पांचों के छह लोग सातु आपने बैठा दिए। सवाल पूछा जा रहा है गीत के दाएं और चौथे स्थान पर कौन है? गीत के दाएं और चौथे स्थान पर कौन है? 1 2 3 और 4 यानी कि राज हैं। तो गीत के दाएं और चौथे स्थान पर राज हैं। राज आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं साथियों अगले नंबर का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि एक पंक्ति में रंजीत का स्थान बाएं से 18वां है तथा मंजीत का स्थान दाएं से 12वां है। तो जैसा जैसा यहां पर कहा जा रहा है साथियों, वैसा वैसा आप करते जाएंगे। एक पंक्ति में रंजीत का स्थान बाएं से 18वां और मंजीत का स्थान दाएं से 12वां है। 18वां और 12वां, इनके बीच 4 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में अधिकतम कितने लोग होंगे? देखिए बाएं से अगर बात करें तो इधर से 18वां स्थान है किसका? रंजीत का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहा जा रहा है दाएं से मंजीत का। दाएं से अगर बात करते साथियों, मंजीत का कौन सा स्थान है? दाएं से मंजीत का 12वां स्थान है। ठीक है, और यानी कि बीच में 4 व्यक्ति बैठे, यानी कि 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो कहा जा रहा है अधिकतम कितने लोग बैठे हैं इस पंक्ति में? तो यहां तक 18 हो गए, 18 प्लस आपके ये 4 हो गए, 4 व्यक्ति, इधर को 12 लोग बैठे हैं। तो इन सब को टोटल कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अधिकतम कितने लोग बैठे हैं। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा साथियों? 16। 16 और 18 34 हो जाएगा। तो 34 लोग साथियों इस पंक्ति में है। 34 कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए साथियों और बताइए आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि रम्या रानी से उम्र में बड़ी है लेकिन मालती से उम्र में छोटी है। तो जैसा जैसा कहा जा रहा है साथियों, वैसा वैसा हम लोग यहां पर करते जाएंगे। चलिए, रम्या की यहां पर बात चल रही है। रम्या जो है ना, एक सेकेंड, रम्या की अगर बात करें तो रम्या रानी से उम्र में बड़ी है। रानी से उम्र में बड़ी हो जाएंगी साथियों। रम्या जो है ना रानी से उम्र में बड़ी है, लेकिन रम्या जो है ना ये मालती से उम्र में छोटी। रम्या जो है ना ये मालती से छोटी है उम्र में। उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रिया मीना से उम्र में छोटी है लेकिन रम्या से उम्र में बड़ी है। यदि मालती प्रिया से उम्र में छोटी है, मालती जो है ना ये प्रिया से छोटी है, तो प्रिया यहां पर आ जाएंगी, प्रिया से छोटी हो गई। देखिए मालती है ना, तो यहां पर कहा जा रहा था प्रिया मीना से उम्र में छोटी है। प्रिया जो है ना ये मीना से छोटी है, ठीक है। तो लेकिन रम्या से उम्र में बड़ी है। रम्या से उम्र में बड़ी है। रम्या कहां गई? ये है रम्या। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। तो उम्र में सबसे बड़ी कौन है? मैं कहूंगा सबसे बड़ी तो मीना है। तो मीना है, तो मीना ऑप्शन नंबर ए वाले में, और यही आपका जवाब है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए एक नंबर सीरीज का सवाल आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है। देखिए 1724 से 1716 हुआ, यानी कि घटा है। कितना घटा है? 8 घटाया गया है। 1716 से 1689 हो गया, कितना घटाया गया? देखिए 9 में से 6 है, 6 में से 9 जा नहीं सकता, तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा, ठीक है ना। और अब अगर बात करते साथियों 2 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो कुल मिला के 27 घटाया गया है यहां पर। यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें तो कितना घटाया गया है? 4 और 6 64 घटाया गया। यहां पर अगर बात करें साथियों कितना घटाया गया है? 125 घटाया गया है। यहां पर कितना घटाया जाएगा ये बात आपसे पूछा जा रहा है। ये नंबर आपको जाने पहचाने नहीं लग रहे हैं। देखिए ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब, तो यहां पर 6 का क्यूब आ जाएगा। 6 का क्यूब होता है 216। तो 1500 में से साथियों आपको 216 को घटाना होगा। तो 1500 में से जब आप 216 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, 8 बचेगा, 2 1 1284 यहां पर आ जाएगा। और 1284 कौन से ऑप्शन में है साथियों? ऑप्शन नंबर ए वाले में। समझ गए साथियों इस सवाल को। उसके बाद देखिए अगला सवाल, दिए गए आरेख में कितने काले केवल सफेद हैं? यानी कि आपको बताना है, आंसर जो होना चाहिए वो काले में से होना चाहिए। यानी कि ऐसे कितने काले जो हैं वो सफेद हैं, है ना। तो मैं कहूंगा 6 एक ऐसा नंबर है जो काला भी है और सफेद भी है लेकिन कार नहीं है। तो 6 कहां पर लिखा हुआ है? 6 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कथन आपके सामने है, धारणा आपके सामने। सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को, यानी कि जो ऐसे बेरोजगार हैं, जो भारतीय युवा हैं जो 18 वर्ष से ऊपर आयु के हैं और बेरोजगार, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए अगर वो बेरोजगार हैं। अब यहां पर आपको 2 दिए गए हैं धारणाएं, कौन सी धारणा सही है इतनी सी बात आपको साथियों बताना है, कौन सी धारणा अंतर्निहित है। देखिए
भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। बिल्कुल, जो बेरोजगार हैं उन्हें आर्थिक सहायता की तो आवश्यकता होगी, तभी तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। उसके बाद कहने कि सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के लिए पर्याप्त धनराशि है। ये कुछ नहीं है साथियों। देखिए, यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि पर्याप्त धनराशि है। यहां पर एक ये बात कही गई है कि सभी बेरोजगार, जितने बेरोजगार हैं भारतीय युवा जो 18 वर्ष से अधिक हैं, वो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। ये सरकार थोड़ी ना कह रही है, ये जनता, पब्लिक कह रही है ना। तो पब्लिक को थोड़ी ना पता है धनराशि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो कुल मिला के ये वाला तो अंतर्निहित है, लेकिन ये वाला सही नहीं, यानी कि पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका जवाब होगा। एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल्य कितना है? 2:3 के अनुपात में है। या एक काम करिए साथियों, हम मान लेते हैं कुर्सी का जो मूल्य है 2:3 को हम क्या कर लेते हैं, 2 को कर लेते हैं 200 और 3 को कर लेते हैं साथियों 300। यानी कि एक कुर्सी कितने रुपए की है? 200 रुपए की है। तो एक मेज का अंकित मूल्य कितना है साथियों? 300 रुपए है। ठीक है, यानी कि दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है। ठीक है, यदि कुर्सी और मेज दोनों पर जो मिलाकर वो छूट देता है, संयुक्त छूट 26% की देता है, तो कहने के मेज पर दी गई छूट कितनी होगी, ये आपको बताना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं साथियों, देखिए कुर्सी और मेज दोनों का मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य 200 प्लस 300 यानी कि 500। दोनों का मूल्य 500 है और इस 500 पर वो 26% की छूट दे रहा है। तो देखिए जरा, 500 पर वो दोनों चीजों पर कितने प्रतिशत की छूट देगा? इन 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना। 26 पंजे कितने होते हैं साथियों? 6 पंजे आपके 30 हो जाएंगे। ठीक है ना, 5 छंग आपके 30 हो गए और 5 दूना 10 13, 130 रुपए की छूट दी जाएगी 500 रुपए पर। ठीक है, यानी कि ये जो छूट आई है ये कुर्सी पर आई है और साथियों मेज की छूट आई है। उसके बाद एक बात और यहां पर कही गई थी, 20%, कुर्सी पर 20% की छूट देता है। तो कुर्सी कितने रुपए की है साथियों? कुर्सी तो 200 रुपए की है। 200 रुपए पर अगर 20% की छूट देगा तो कितने रुपए की छूट जाएगी साथियों? 40 रुपए की छूट जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम देखें, देखिए ये कुर्सी मेज दोनों पर छूट है, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर की छूट है। तो अगर 130 में से 40 को घटाएंगे तो हमें मेज की छूट पता चल जाएगी। तो 130 में से 40 को घटाएंगे तो मेज की छूट कितनी हो जाएगी साथियों? 90 रुपए हो जाएगी। यानी कि 90 रुपए की छूट दी गई है किस पर? मेज पर। तो इसको प्रतिशत में बदलना है 90 रुपए को, तो 90 रुपए की वो प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कराएंगे। और ये है कितने रुपए की मेज? 300 रुपए की है, तो नीचे आपका 300 आ जाएगा। इसको कट कर लीजिए साथियों। अगर बात करते हैं यहां पर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 और 30 आ जाएगा यहां पर पूरा, यानी कि 30% की छूट दी जाएगी मेज पर। कहां पर है 30%? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि दीपक और विनोद की गति 19:12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति क्या? देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमें विनोद की गति का अनुपात दे रखा है ना, क्या कहा जा रहा है? देखिए इसको हम 19x और 12x मान सकते हैं। ये विनोद की गति है और ये दीपक की गति है। अच्छा, यहां पर हमें विनोद की गति भी बता दी गई है, कितनी है? 84 है। तो मैं कहूंगा 12 में हमने किससे गुणा कर दी? 12 सत्ते 84। तो अगर दीपक की गति आपको पूछी जा रही है और ये पूछी जा रही है तो इसकी भी गुणा 7 से करा दीजिए। 19 सत्ते कितने होते हैं साथ? तो 133 होते हैं। तो अगर 84 किलोमीटर प्रति घंटा विनोद की गति है तो दीपक की गति कितनी हो जाएगी? 133 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय कर लेती है। वह 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से अगर वही दूरी को तय करे तो उसको कितना समय लगेगा? देखिए अब यहां पर आपको यहां पर आपको सातों चाल दे रखा है, चाल भी दे रखी है और यहां पर समय भी दे रखा है और यहां पर दूरी की बात चली तो दूरी तो हम यहां से सबसे पहले निकालेंगे तभी तो आगे का काम हो पाएगा। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल 45 है और समय कितना है? समय सातु 15 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सबसे पहले देख लीजिए दूरी आखिर कितने मीटर है। 45 गुणा 15 करा लीजिए, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 22 हो जाएगा। यहां पर आपका 45 आ जाएगा, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये आपका 6 हो गया। यानी कि दूरी की अगर बात करते हैं सातु 675 मीटर आपकी दूरी निकल कर आई है। अब यहां पर कह रहे हैं कि अगर उसी दूरी को 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से वही समान दूरी को तय करें तो कितना समय लगेगा। तो समय आपसे पूछा जा रहा है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है साथियों? 675 है और यहां पर
चाल कितनी है, 60 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से कट करेंगे तो 12 आ जाएगा, 5 से कट करेंगे 5 एकम 5, 5 तियां 15, 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको अगर और कट करें साथियों, इससे कट करें, 3 से कट कर लें, 3 चौक आपका 12 हो गया, 3 चौक आपका 12, 3 पंजे 15 हो जाएगा। 4 से अगर कट करेंगे तो 11 पॉइंट करके कुछ आएगा, और 11 पॉइंट करके कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल, और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर यहां पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है, आपसे कह रहे हैं कि ए अकेले एक कार को 10 दिन में पूरा करता है। ए की अगर बात करें, ए 10 दिन में पूरा करता है, और बी उसी कार को समान दिन, यानी कि समान कार को बी अगर करता है तो 20 दिन में करता है। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कुल कार का आधा कितने दिन में कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि वो दोनों लोग, देखिए टोटल काम कितना है, ये सबसे पहला बात आती है। तो वो काम आप कैसे निकालोगे, यहां पर निकालोगे, कैसे निकालोगे मैं आपको बता देता हूं। एक ऐसा नंबर लीजिए जो 10 से भी कटे, 20 से भी कटे। तो मैं कह सकता हूं सातु क्या 40 हो जाएगा वो नंबर, यानी कि ये 10 से भी कटेगा, 20 से भी कट जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये टोटल काम हो गया, है ना। टोटल क्या हो गया, टोटल काम हो गया। अच्छा अब 10, अगर टोटल काम 40 है और एक दिन में 10 काम कर रहा है ए, तो कितने दिन में कर पाएगा, 4 दिन में कर पाएगा। ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ये 2 ही दिन में कर लेगा। ठीक है ना। चलिए, तो ए और बी दोनों मिलकर ये कितना काम कर रहे हैं, ए एक दिन में 4 कर रहा है, बी एक दिन में 2 कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो करेंगे ए और बी दोनों मिलकर कुल कार का आधा काम कितने दिन में कर पाएगी। ये पूरा काम है, इसका आधा काम कितना होगा, इसका आधा काम 20 होगा, है ना। तो 20 काम है, एक दिन में 6 काम हो रहा है, दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे, इतने दिन लगेंगे। और यही तो यहां पर लिखा हुआ है 20/6, कहां पर लिखा हुआ है 20/6 तो नहीं लिखा हुआ है साथ यहां पर। अच्छा कटेगा, सॉरी, ये 10 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो 10/3 लिखा होगा, 10/3 लिखा हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो कैसी लगी साथ